सेवरल एपिडेमियोलॉजिक स्टडीज़ सजेस्ट करती हैं कि एस्पिरिन का या फिर कोई और जो एनसेड है इनका प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। तो ये कंसीडर हुआ है विद स्टडीज़ जो शो करती हैं कि कुछ एनसेड्स जो हैं ये करवाएंगी पॉलिप की रिग्रेशन FAP वाले पेशेंट में, यानी फैमिलियल एडिनोमेट्रस पोलिपोसिस वाले पेशेंट्स में उसकी रिग्रेशन करवा देंगी पॉलिप की, जिनकी रेक्टम जो है वो वापस जो है इन प्लेस जो है लेफ़्ट की गई आफ्टर द कोलेक्टोमी। ठीक है, कॉलन निकाला गया लेकिन रेक्टम को पीछे छोड़ा था, तो वहाँ पे जो है पॉलिप की रिग्रेशन हो सकती है एनसेड की यूज़ की वजह से। तो ये सस्पेक्ट हुआ है कि ये जो इफेक्ट है ये मीडिएट होता है बाय द इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम COX-2, साइक्लोऑक्सीजनेस 2 की इनहिबिशन हो जाती है, जो कि 90% ऑफ द कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में ओवर एक्सप्रेस हो रहे होते हैं। ठीक है, और 40 to 90% ऑफ द एडिनोमाज नोन है कि ये एपिथेलियल प्रोलिफरेशन करवाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, पार्टिकुलरली इंजरी की वजह से, जो इन रिस्पॉन्स टू इंजरी, ठीक है, एपिथेलियल प्रोलिफरेशन करवाते हैं। तो जब इस तरह के एनसेड्स देंगे COX-2 इनहिबिट हो जाएगा तो प्रोलिफरेशन ही नहीं होगी और पॉलिप की रिग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि COX-2 इनहिबिट हो रहा है ना, वही प्रोलिफरेशन करवा रहा था। अब इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं एडिनोकार्सिनोमा की। कोलोरेक्टल कार्सिनोजेनेसिस की स्टडीज़ जो है उन्होंने प्रोवाइड किया है फंडामेंटल इंसाइट इनटू द जनरल मैकेनिज्म ऑफ द कैंसर एवोल्यूशन। अब जो कॉम्बिनेशन है मॉलिक्यूलर इवेंट्स का जो आगे जाके कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा करवाता है वो है हेट्रोजीनस, और उसमें जेनेटिक एंड एपीजेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। तो तकरीबन 2 डिस्टिंक्ट जेनेटिक पाथवेज हैं, एक है APC बीटा कैटेनिन पाथवे, याद रखिएगा, दूसरा है माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे, जो कि हमने थोड़ा सा ऊपर भी डिस्क्राइब किया। सिंपलेस्ट टर्म में म्यूटेशन अगर APC बीटा कैटेनिन को इन्वॉल्व करें पाथवे को, तो उसके नतीजे में WNT सिग्नलिंग बढ़ जाएगी, जबकि वो जब माइक्रो सैटेलाइट की इंस्टेबिलिटी पाथवे को इन्वॉल्व करें तो वो DNA के डिफेक्ट आ जाएगा, DNA के मिसमैच रिपेयर जीन्स के अंदर, यानी उसमें WNT सिग्नलिंग बढ़ रही है, यहाँ पे डिफेक्ट आ जाएगा DNA के मिसमैच रिपेयर्स के अंदर, जो हमने टेबल में भी इसमें देखा था। ठीक है, इसमें जो 80% था स्पोरेडिक कोलन कैंसर, उसमें APC WNT पाथवे में मॉलिक्यूलर डिफेक्ट था, स्पोरेडिक जो 10 to 15% था उसमें DNA मिसमैच रिपेयर में डिफेक्ट था। अब दोनों जो पाथवे हैं ये स्टेप वाइज एक्यूमुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, स्टेप वाइज एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशंस, मल्टीपल म्यूटेशंस में, लेकिन जीन्स जो इन्वॉल्व है और मैकेनिज्म जिससे म्यूटेशन एक्यूमुलेट करेंगी ये दोनों का डिफरेंट है। एपिजेनेटिक इवेंट्स जो है मोस्ट कॉमन, जिनमें मिथाइलेशन इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग आ जाता है, ये इन्हेंस कर सकती है प्रोग्रेशन अलॉन्ग बोथ पाथवेज। ठीक है, इस तरह की मिथाइलेशन इंड्यूस्ड जीन के अंदर जो है ना एपिजेनेटिक इवेंट्स उसको और ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। सबसे पहले डिटेल देखें APC बीटा कैटेनिन पाथवे। क्लासिक एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस जो अकाउंट करता है तकरीबन 80% ऑफ द स्पोरेडिक कोलन कैंसर, ये टिपिकली इन्वॉल्व करता है कि इसमें म्यूटेशन आ जाती है APC ट्यूमर सप्रेसर के अंदर अर्ली इन द नियोप्लास्टिक प्रोसेस। ठीक है, अगर हम 15.36 देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है मॉर्फोलॉजिक एंड मॉलिक्यूलर चेंजेस जो कि एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस में हमें मिलते हैं, मॉर्फोलॉजिक और मॉलिक्यूलर। तो देखिए यहाँ पोस्टुलेट हुआ है कि यहाँ पे लॉस हो गया है एक नॉर्मल कॉपी ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर जीन का APC का, जो कि अर्ली हो जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल्स जो है वो बॉन्ड हो सकते हैं एक म्यूटेंट अलील के साथ, तो ये उनको एक्सट्रीमली प्रोन कर देगा टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉलन कैंसर, या फिर इनएक्टिवेशन ऑफ द APC हो सकती है लेटर इन द लाइफ। अब ये जो पहला हिट है, फर्स्ट हिट, ये अकॉर्डिंग टू नुडसन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट हिट होता है, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है जर्मलाइन इनहेरिटेड या सोमेटिक एक्वायर्ड म्यूटेशन कैंसर सप्रेसर जीन्स की, इसको फर्स्ट हिट कहेंगे। अब लॉस इंटेक्ट कॉपी ऑफ APC का उसके बाद होगा। ठीक है, इसको हम सेकंड हिट कहेंगे। यहाँ पे देखिए मिथाइलेशन एब्नॉर्मलिटीज हो गई, इनएक्टिवेशन हो गई नॉर्मल अलील्स की, तो हमने इसको सेकंड हिट कहा। बाकी जो म्यूटेशंस हैं जो कि KRAS को इन्वॉल्व करती हैं, SMAD2 SMAD4 को, तो और ट्यूमर सप्रेसर जीन TP53 को जो इन्वॉल्व करती हैं, तो वो जाके इमर्जेंस करवा देंगे कार्सिनोमा की, जिसमें और ज़्यादा एडिशनल म्यूटेशंस होंगी। अब आल्दो इसको हम प्रेफर कर सकते हैं टेम्पोरल सीक्वेंस ऑफ दीज चेंजेस, यानी आल्दो इसमें जो है वो प्रेफर्ड टेम्पोरल सीक्वेंस हो सकता है इस तरह के चेंजेस का, इट इज़ द एग्रीगेट इफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन रादर दैन देयर ऑर्डर ऑफ द अकरेंस दैट अपीयर्स मोस्ट क्रिटिकल। यानी इसमें जो क्रिटिकल कंडीशन वो है वो इसके ऑर्डर की वजह से नहीं हो रही, वो असल में ये सारी चीज़ें एग्रीगेट कर रही हैं, इन म्यूटेशंस का एग्रीगेट इफेक्ट होता है आखिर में। तो हमने फिगर में भी देखा कि एडिनोमास को डेवलप करने के लिए दोनों जो कॉपीज़ होती है ना APC जीन की, उनको मस्ट भी फंक्शनली
इनएक्टिव होना होगा, मस्ट फंक्शनली इनएक्टिव होना होगा दोनों को, या तो म्यूटेशन से या एपिजेनेटिक इवेंट से। अब एपीसी जो है ये याद रखिएगा कि नेगेटिव रेगुलेटर होता है बीटा कैटेनिन का, ठीक है, बीटा कैटेनिन का ये नेगेटिव रेगुलेटर है, अ कंपोनेंट ऑफ WNT सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है, जो कि WNT सिग्नलिंग पाथवे का एक कंपोनेंट है, जो हम नियोप्लेजिया वाले चैप्टर में, चैप्टर 6 में भी डिस्कस करके आए हैं। अब एपीसी प्रोटीन जो है ये नॉर्मली क्या करती है, बाइंड भी करती है और प्रोमोट करती है डिग्रेडेशन इस बीटा कैटेनिन की, ठीक है। अब जैसे ही लॉस हो गया अगर एपीसी के फंक्शन का, जो इस डिसऑर्डर में हो रहा है, तो बीटा कैटेनिन जो है डिग्रेड नहीं होगा और बीटा कैटेनिन एक्यूमुलेट करता जाएगा और ट्रांसलोकेट कर जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, जहाँ पे वो एक्टिवेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स, जैसे कि उनको जो MYC को इनकोड करती हैं और साइक्लिन D1 को, तो इनसे प्रोलिफरेशन और ज़्यादा प्रोमोट होगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है एडिशनल म्यूटेशंस आएंगी, जैसे कि एक्टिवेटिंग म्यूटेशन KRAS में आ सकती है, जो कि और ज़्यादा प्रोमोट करेगी ग्रोथ को और अपोप्टोसिस को प्रिवेंट कर देगी। अब जो कंक्लूजन है कि म्यूटेशन KRAS की, वो है लेट इवेंट, ये सपोर्ट होता है बाय ऑब्जर्वेशन, एंड म्यूटेशंस आर प्रेजेंट इन फ्यूअर देन 10% ऑफ एडिनोमास लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 50% ऑफ एडिनोमास जो कि ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर होते हैं, और 50% इन्वेजिव एडिनोकार्सिनोमा, इन सब में हमें ये KRAS की म्यूटेशन मिलती है। न्यूप्लास्टिक प्रोग्रेशन भी एसोसिएटेड होती है म्यूटेशंस के साथ इन द अदर ट्यूमर सप्रेसर जीन, जैसे ये SMAD2 जो है इसमें भी आ जाएगी म्यूटेशन। इस तरह के कोडिंग या प्रोमोटर रीजन्स में भी लोकेटेड हो सकता है, जिस तरह टाइप 2 ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा रिसेप्टर और प्रोटीन बैग्स, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन बैग्स। तो इसका जो फिगर है यहाँ पे शोन है, इसमें हमारे पास दिखाया गया है मॉर्फोलॉजिक और मॉलिकुलर चेंजेस जो कि मिसमैच रिपेयर पाथवे ऑफ द कॉलन कार्सिनोजेनेसिस में हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफेक्ट्स जो है मिसमैच रिपेयर जीन्स के अंदर जो है वो रिजल्ट करेंगे इन द माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, और ये परमिट करेगा कि एक्यूमुलेशन होगी म्यूटेशंस की इन द न्यूमरस जीन्स, बहुत से जीन्स में म्यूटेशन आ जाएंगे। अब इस तरह की म्यूटेशन जो है वो अफेक्ट करेंगी जीन्स को जो कि सेल के सर्वाइवल में इन्वॉल्व होते हैं और प्रोलिफरेशन में, और कैंसर डेवलप हो सकता है।
अब क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है ये इनहिबिट करता है हमारे कॉलोनिक एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन को, तो ये जो टाइप 2 ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा रिसेप्टर की म्यूटेशंस आ गई हैं, इनका जो म्यूटेंट है ये कंट्रीब्यूट करेगा अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होगी बहुत ज़्यादा। जबकि बैक्स का लॉस हो गया है तो उससे जेनेटिकली एबनॉर्मल क्लोन्स का सर्वाइवल बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट्स भी आपने याद रखनी है, ठीक है। ये हो गया। तीसरा होता है हमारे पास CpG आइलैंड हाइपर मिथाइलेशन फिनोटाइप, ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट हो गया। अब इसमें देखें क्या होता है CpG आइलैंड हाइपर मिथाइलेशन फिनोटाइप यानी CIMP। तो इस सबसेट ऑफ द कॉलन कैंसर में जिनमें कुछ जो सबसेट है कॉलन कैंसर में जिनमें माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी हो रही है, तो उनमें हमें कोई भी म्यूटेशन नहीं मिलती DNA मिसमैच रिपेयर एंजाइम के अंदर। कुछ तरह के इस तरह के भी कुछ होते हैं। तो इस तरह के जो ट्यूमर हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं CpG आइलैंड हाइपर मिथाइलेशन फिनोटाइप को, जिसको हम CIMP कह रहे हैं। अब इस तरह के ट्यूमर जो हैं उनमें MLH1 प्रोमोटर जो रीजन होता है ये टिपिकली हाइपर मिथाइलेट हो जाता है, तो उसके नतीजे में MLH1 की एक्सप्रेशन कम हो जाएगी और रिपेयर का फंक्शन भी जो है वो कम हो जाएगा। एक्टिवेटिंग म्यूटेशन BRAF ऑन्कोजीन में कॉमन होती हैं इस तरह के कैंसर में, BRAF। इसके बरक्स KRAS और TP53 जो हैं ये टिपिकली इसमें म्यूटेटेड नहीं होंगे। थस जो कॉम्बिनेशन है माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी का, BRAF म्यूटेशन और मिथाइलेशन स्पेसिफिक किस्म के टारगेट्स की जैसे MLH1 की हो रही है, तो ये सिग्नेचर पाथवे है इसकी कार्सिनोजेनेसिस में, ठीक है, ये सिग्नेचर है इस पाथवे ऑफ कार्सिनोजेनेसिस में। दैट्स इट, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ एडिनोकार्सिनोमा। लेकिन अब उसकी मॉर्फोलॉजी पे चलते हैं। पैथोजेनेसिस कंप्लीट हुई। मॉर्फोलॉजी में देखें तकरीबन ओवरऑल जो एडिनोकार्सिनोमाज होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोक्सीमेटली इक्वली ही होते हैं हमारी पूरी लेंथ ऑफ द कॉलन में। तो ट्यूमर्स जो है वो प्रॉक्सिमल कॉलन में ऑफन ग्रो करेंगे पॉलीपॉइड या एक्सोफाइटिक मास की तरह, ठीक है, जो एक्सटेंड करेगा अलोंग वन वॉल ऑफ द लार्ज कैलिबर सीकम से लेके और असेंडिंग कॉलन तक ये चला जाएगा। अब इस तरह के ट्यूमर्स जो है रेयरली ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज करवा सकते हैं। तो ए फिगर में यहाँ देखें ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा दिखाया गया है। यहाँ पर इसका ये एंडोस्कोपिक व्यू है अल्सरेटेड असेंडिंग कॉलन एडिनो कार्सिनोमा का, ठीक है, अल्सरेट करता हुआ ये असेंडिंग कॉलन में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बाय कंट्रास्ट जो कार्सिनोमास डिस्टल कॉलन में होंगे, ये हमने बात की प्रॉक्सिमल की, जो एक्सोफाइटिक मास की तरह होंगे, पॉलीपॉइड होंगे और वो एक्सटेंड करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन जो डिस्टल कॉलन के होते हैं तो वो एन्युलर लेजन्स होती हैं जो कि नैपकिन रिंग कॉन्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस तरह एक नैपकिन होता है उसमें यूँ बीच में रिंग होती है ना, तो नैपकिन रिंग कॉन्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेंगी और ल्यूमेन की जो है ना नैरोइंग करवा देंगी। तो ये देखिए फिगर बी फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है सर्कमफेरेंशियली अल्सरेटेड रेक्टल अल्सर दिखाया गया है। तो देखिए इसमें म्यूकोजा जो है बॉटम ऑफ द इमेज में, यहाँ पे हमें बॉटम में एनल म्यूकोजा नज़र आ रहा है। तो ये नैपकिन रिंग जो है वो अपीयरेंस जो है इसकी विजिबल है इस तरह से, यानी एन्युलर लेजन्स होंगी। कभी कभार जो है टू द पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन भी ये हो सकती है, ल्यूमिनल नैरोइंग उस जगह पे, पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन पे। अब दोनों जो फॉर्म्स होती है जो हमने डिस्कस की, ये बॉवल की वॉल में ग्रो करेंगी और ओवर द टाइम ये पाल्पेबल फर्म मासेस की तरह भी हो सकती है, इवन हम उनको पाल्पेट भी कर सकते हैं। तो सी फिगर में हमारे पास शोन है कैंसर दिखाया गया है सिग्मोइड कॉलन का, जिसने इन्वेड कर दिया है थ्रू दी मस्कुलरिस प्रोप्रिया, ठीक है, और ये प्रेजेंट है विद इन दी सब सीरोजल एडिपोज टिश्यू के अंदर, जो हमें लेफ्ट में नज़र आ रहा है। सब सीरोजल एडिपोज टिश्यू के अंदर ये प्रेजेंट है और इसमें देखिए एरियाज हमें नज़र आ रहे हैं चौकी नेक्रोसिस के, जो कि कॉलन की वॉल में प्रेजेंट है। उसके बाद कह रहा है कि जो जनरल माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं राइट और लेफ्ट साइड के कॉलोनिक एडिनोकार्सिनोमास की, वो बिल्कुल सिमिलर ही होती हैं माइक्रोस्कोपिकली। अब मोस्ट ट्यूमर्स जो है वो टॉल कॉलमनार सेल्स के बने होंगे जो कि बिल्कुल रिजेंबल करेंगे डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम को, जो हमें एडिनोमास में डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम मिलती है, जो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ ए फिगर देखें, इसमें हमें मेटास्टेटिक कोलोरेक्टल कार्सिनोमा नज़र आ रहा है। ये लिम्फ नोड की मेटास्टेसिस हो गई है। नोट करें इसमें हमें ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है विद दी सब कैप्सुलर साइनस, ठीक है, सब कैप्सुलर साइनस भी मिल रही है। अच्छा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये इस ए फिगर देखें, इसमें हिस्टोलॉजिक अपीयरेंस हमें नज़र आ रही है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की। तो इसमें देखें ये वेल डिफ्रेंशिएटेड सा एडिनो कार्सिनोमा नज़र आ रहा है। नोट करें इलोंगेटेड किस्म का हाइपर क्रोमेटिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, नेक्रोटिक डेब्रिस भी प्रेजेंट है और
ग्लैंड के लूमेन के अंदर, ठीक है, नेक्रोटिक डेब्रिस टिपिकल है जो यहाँ पे ये विजिबल है। तो हमने देखा कि किस तरह ये डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम हमें मिलती है। अब जो इन्वेजिव कंपोनेंट है ट्यूमर का, वो एलिसाइट करेगा एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रोमल डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक फर्म कंसिस्टेंसी। कुछ पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स जो है ना, वो कुछ फ्यू ग्लैंड्स बना देंगे। अगर हम इसके बी फिगर में देखें तो यहाँ पे हमें वेल डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा नज़र आ रहा है। तो सॉरी पुअरली डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा नज़र आ रहा है, जो कि फ्यू ग्लैंड्स बना रहा है, लेकिन ये लार्जली कंपोज हुआ है इनफिल्ट्रेटिंग नेस्ट ऑफ ट्यूमर सेल्स के साथ, ठीक है, ग्लैंड्स बना देगा। बाकी जो है ये बहुत ज़्यादा म्यूसिन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि एक्यूमुलेट करता जाएगा हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर और पुअर प्रोग्नोसिस कैरी करता है। तो ट्यूमर्स जो है ना, ये कंपोज हो सकते हैं सिग्नेट रिंग सेल्स के, जो कि बिल्कुल वैसे ही हैं, सिमिलर जिस तरह हमें गैस्ट्रिक कैंसर में मिलते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस सी फिगर में हमारे पास विजिबल है म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा, जिसमें सिग्नेट रिंग सेल्स हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर म्यूसिन के पूल भी हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सिग्नेट रिंग सेल बना हुआ है। दैट्स इट, ये इसकी मॉर्फोलॉजी हो गई। अब क्लिनिकल फीचर्स देखें तो एडिनोकार्सिनोमा में देखें अवेलेबिलिटी जो है एंडोस्कोपिक स्क्रीनिंग की, साथ में जो है रिकॉग्निशन इसकी मोस्ट कार्सिनोमास की, ये अराइज करती है विद इन दी एडिनोमास प्रेजेंट, यानी मोस्ट, क्योंकि कार्सिनोमास एडिनोमास से ही अराइज करते हैं ना, तो ये प्रेजेंट करता है यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर द कैंसर प्रिवेंशन, कि हम एंडोस्कोपिक स्क्रीनिंग कर लें। तो अनफॉर्चुनेटली जो कोलोरेक्टल कैंसर्स हैं ये इंसीडियसली डेवलप करते हैं और इसीलिए ये अनडिटेक्टेड रहते हैं लॉन्ग पीरियड्स तक। सीकल और हमारी जो राइट साइड का कॉलन के कैंसर जो है, मोस्ट ऑफन इनको हम क्लिनिकली अटेंशन में कहते हैं, मतलब ये क्लिनिकल अटेंशन पे आते हैं मोस्ट ऑफन, क्योंकि इससे जो है फटीग और वीकनेस हो जाती है ड्यू टू द आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। थस ये क्लिनिकल मैक्सिम है जो कि अंडरलाइंग कॉज होता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का ओल्डर मेल्स के अंदर या पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल के अंदर जिनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर अनटिल प्रूवन अदरवाइज हो। अब लेफ़्ट साइड का जो कोलोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमा है उसकी अगर हम बात करें तो ये अकल्ट ब्लीडिंग करवाता है और बॉवल के हैबिट्स में भी चेंजेस आएंगे, क्रैम्पिंग होगी, लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट डिस्कम्फर्ट भी होगी। अब ऑल्दो पुअरली डिफरेंशिएटेड और म्यूसिनस हमें हिस्टोलॉजिक पैटर्न मिलते हैं, तो ये पैटर्न पुअर प्रोग्नोसिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है वो याद रखिएगा, डेप्थ ऑफ इन्वेजन कितनी हुई है ट्यूमर की, और इसमें हमें एब्सेंस या प्रेजेंस मिले लिम्फ नोड के मेटास्टेसिस की, तो उस हिसाब से इसकी प्रोग्नोसिस होगी। तो इस तरह के फैक्टर्स को ओरिजिनली रिकॉग्नाइज किया ड्यूक्स और किर्कलिन ने और एक कोर बनाया TNM का, यानी ट्यूमर नोड मेटास्टेसिस क्लासिफिकेशन एंड स्टेजिंग सिस्टम का, फ्रॉम द अमेरिकन जॉइंट कमिटी ऑन द कैंसर स्टेजिंग सिस्टम, हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स विथ टाइम, ठीक है, अमेरिकन जॉइंट कमेटी ऑन कैंसर। अब जो स्टेजिंग सिस्टम है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया टाइम के साथ, रिफ्लेक्ट करता है मोर नुएंस्ड ट्रीटमेंट अप्रोचेस और पर्सनलाइज्ड थेरेप्यूटिक स्ट्रेटजीज़। मोस्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस हैं वो याद रखिएगा। पहला तो इसमें डेप्थ ऑफ इन्वेजन, अगर ट्यूमर जो है सब म्यूकोजा तक लिमिटेड है, दैट इज़ कि उसने मस्कुलरस म्यूकोजी को जो है वो क्रॉस नहीं किया, तो इसमें 5 साल का सर्वाइवल रेट 100% होगा। लेकिन अगर इसकी इन्वेजन सब म्यूकोजा या मस्कुलरस प्रोप्रिया में हो गई है तो 5 साल का सर्वाइवल कम हो जाएगा 95% से 70 to 90% रिस्पेक्टिवली। अब वो ट्यूमर्स जो कि प्राइमरी साइट पे लिमिटेड होते हैं उनके लिए, ठीक है। अब इन्वेजन अगर हमारी विजरल सीरोजल सरफेस पे हो गई विजरा के, या फिर एडजेसेंट ऑर्गन्स में हो गई है तो उससे और ज़्यादा, या टिश्यूज़ में हो गई है तो सर्वाइवल फर्दर कम हो जाएगा। डेप्थ ऑफ इन्वेजन के बाद दूसरा डिपेंड करता है लिम्फ नोड में मेटास्टेसिस प्रेजेंस है या नहीं। तो हमने ये फिगर भी देखा 15.40A, जिसमें हमारे पास ये लिम्फ नोड मेटास्टेसिस दिखाई गई है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में। इसमें देखिए ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसमें सब कैप्सुलर साइनस के साथ। तो यही कह रहा है कि फर्दर जो है अगर लिम्फ नोड की मेटास्टेसिस होगी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा सर्वाइवल। इसके नतीजे में मोस्ट ये केसेस होते हैं लिम्फ नोड के मेटास्टेसिस के, वो रिसीव करेंगे रेडिएशन या कीमोथेरेपी। कुछ केसेस में इस तरह की ट्रीटमेंट जो है हम प्राइमरी ट्यूमर रिसेक्शन से पहले ही करते हैं, रेडिएशन या कीमो। तो इससे जो है इस प्रोसेस को हम नियो एडजुवेंट थेरेपी कहते हैं, जब हम रिसेक्शन से पहले कोई थेरेपी दें, कीमो या रेडिएशन। अब मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन ट्यूमर की हेल्पफुल होती है इन गाइडिंग द स्पेसिफिक थेरेपेटिक अप्रोच। डिस्टेंट मेटास्टेसिस की बात करें, लंग्स के अंदर जो है डिस्टेंट मेटास्टेसिस होगी, जो यहाँ पे फिगर में भी शोन है, बी फिगर में।
ये देखिए, ये सॉलिटरी सब प्लूरल नोड्यूल हो गए मिल रही है हमें कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की, मेटास्टेटिक टू द लंग। इसके अलावा इसकी मेटास्टेसिस लिवर में भी हो सकती है, जो यहाँ पे शोन है। ये देखिए, लिवर में 2 लार्ज और बहुत से स्मॉलर मेटास्टेसिस हो गई हैं। नोट करें, इसमें सेंट्रल नेक्रोसिस हमें नज़र आ रही है विद इन द मेटास्टेसिस, बीच में नेक्रोज हो गया है। तो बाकी जो साइड्स हैं वहाँ पे भी मेटास्टेसिस हो सकती है, तो इससे जो है सर्वाइवल लिमिट हो जाएगा और तकरीबन 15% या उससे भी जो कम पेशेंट है जिनका ट्यूमर वाले, वो इस स्टेज पे तकरीबन 5 साल ज़िंदा रह सकते हैं आफ्टर द डायग्नोसिस। अब क्योंकि पोर्टल ड्रेनेज की वजह से हमारा लिवर मोस्ट कॉमन साइट होता है मेटास्टेटिक लेजन का, ठीक है, याद रखिएगा। अब हाउएवर जो रेक्टम है वो पोर्टल सर्कुलेशन से जो है ड्रेन नहीं करता, और मेटास्टेसिस कार्सिनोमास की जो कि एनोरेक्टम रीजन में हो, वो ऑफन सर्कमवेंट कर देगा लिवर को, वहाँ पे नहीं होगी लिवर में। रिगार्डलेस ऑफ द स्टेज कह रहा है कि हाउएवर कुछ पेशेंट जिनको स्मॉल नंबर ऑफ मेटास्टेसिस हुई है, तो वो भी कुछ ज़्यादा साल सर्वाइव कर जाते हैं आफ्टर द रीसेक्शन ऑफ द डिस्टेंट ट्यूमर नोड्यूल, डिस्टेंट वाली की रिसेक्शन करने के बाद। अब ये पार्टिकुलरली ट्रू होता है फॉर द मेटास्टेसिस टू द लिवर या फिर लंग, और एम्फेसाइज करता है क्लिनिकल एंड मॉलिकुलर हेट्रोजेनिटी ऑफ द कोलोरेक्टल कार्सिनोमास। दैट्स इट, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। तो हमने सारा कॉलोनिक पॉलिप्स, एडिनोमास और एडिनोकार्सिनोमास कवर किए। समरी देख लेते हैं हम। इंटेस्टाइनल पॉलिप्स हमने सबसे पहले पढ़े कि इनको हमने नॉन नियोप्लास्टिक और नियोप्लास्टिक में क्लासीफाई किया है। नॉन नियोप्लास्टिक वाले फर्दर इन्फ्लामेटरी, हेमाटोमेटस और हाइपरप्लास्टिक होते हैं। इन्फ्लामेटरी वाले जो हैं वो क्रोनिक, जब साइकिल इंजरी के और हीलिंग के होए उसकी वजह से होंगे। हमाटोमेटस स्पोरेडिकली भी हो सकते हैं या जेनेटिक डिजीज़ का भी पार्ट हो सकते हैं। जेनेटिक डिजीज़ वाले जो हैं वो मेलिग्नेंसी का ज़्यादा रिस्क रखते हैं। तीसरी जो हाइपरप्लास्टिक वाले इंटेस्टाइनल पॉलिप है, ये बिनाइन एपिथेलियल प्रोलिफरेशन होती हैं, जो हमें लेफ्ट कॉलन में और रेक्टम में ज़्यादा मिलती है, लेकिन इनका जो ये रिएक्टिव ओरिजिन की नहीं होती हैं बनिस्बत गैस्ट्रिक हाइपरप्लास्टिक पॉलिप के, और इनमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल भी नहीं होता, और इन्हें हमें डिस्टिंग्विश करना होगा सिसाइल सेरेटेड एडिनोमास और पॉलिप्स से, ठीक है। तो ये सारी नॉन नियोप्लास्टिक इंटेस्टाइनल पॉलिप की क्लासिफिकेशन। फिर हमने नियोप्लास्टिक पढ़े। बिनाइन एपिथेलियल नियोप्लास्टिक पॉलिप जो होता है कॉलन का, उसको हम एडिनोमास कहते हैं, बिनाइन होता है। तो इसमें जो हॉलमार्क होता है इस तरह के लीजन का, वो है कि हमें कॉलोनिक एडिनोकार्सिनोमा का ही ये प्रिकर्सर होता है, और उसमें हमें साइटोलॉजिक डिस्प्लेजिया मिलता है। इन कॉन्ट्रास्ट विद द ट्रेडिशनल एडिनोमास, सिसाइल सेरेटेड एडिनोमास या पॉलिप्स जो हैं उनमें हमें साइटोलॉजिक डिस्प्लेजिया नहीं मिलता, और ये शेयर करते हैं सेम मॉर्फोलॉजिकल फीचर विद द हाइपरप्लास्टिक पॉलिप, ठीक है। कुछ इसके मॉर्फोलॉजिक फीचर्स हाइपरप्लास्टिक पॉलिप के साथ शेयर होते हैं सिसाइल सेरेटेड एडिनोमास के। फिर हमने FAP पढ़ा, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस, और HNPCC हेरिडिटरी नॉन पॉलिपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर। ये हमने कहा मोस्ट कॉमन फॉर्म होती हैं फैमिलियल कोलन कैंसर के। FAP हमने कहा APC म्यूटेशन की वजह से होता है, और पेशेंट को जो है तकरीबन 100 एडिनोमास होते हैं जो कि कॉलन में डेवलप करेंगे बिफोर द 30 ईयर्स ऑफ एज से पहले। HNPCC जो है जब DNA मिसमैच रिपेयर जीन्स में म्यूटेशन आ जाए उस वजह से होता है, और पेशेंट जो है उनको कुछ पॉलिप्स होंगे और वो कैंसर डेवलप कर जाएंगे ओल्डर एज के अंदर बनिस्बत उन पेशेंट्स के जिनको FAP है, लेकिन यंगर एज में बनिस्बत उन पेशेंट के जिनको स्पोरेडिक कॉलन कैंसर है। यानी अगर हम इसको FAP वाले पेशेंट्स के साथ कंपेयर करें HNPCC वालों को, तो HNPCC वालों को जो है ओल्डर एज में कैंसर हो जाएगा और इनको फ्यू पॉलिप्स होते हैं, लेकिन अगर हम इनको स्पोरेडिक कॉलन कैंसर के साथ कंपेयर करें तो यंगर एज में ही हो जाएगा। उसके बाद है वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द कॉलन कैंसर जो है वो एडिनोकार्सिनोमास होते हैं। ये या तो APC बीटा कैटिनिन पाथवे में या फिर माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे में कोई म्यूटेशन वगैरह आ जाए या एरर आ जाए तो उसकी वजह से अराइज करते हैं। अब दो जो मोस्ट इसमें इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर हैं वो है इनमें डेप्थ ऑफ इन्वेजन कितनी होगी और प्रेजेंस या एब्सेंस मेटास्टेसिस की टू द लिम्फ नोड या डिस्टेंट ऑर्गन्स। दैट्स इट, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ इस चैप्टर का डिटेल में। अब इस चैप्टर का बस लास्ट टॉपिक रह गया है जो कि है अपेंडिक्स, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब यही टॉपिक हम इरफान मसूद से और पैथोमा से पहले कर लेंगे, इंटेस्टाइन्स वाला और कॉलन का, ठीक है। अब हम फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी पैथोमा से भी डिस्कस कर लेते हैं, स्मॉल बाउल का टॉपिक। तो सबसे पहला है डिसऑर्डर है डुओडेनल एट्रेजिया, ठीक है। अब कोई भी एट्रेटिक कंडीशन होगा यानी तो उसमें ब्लाइंड लूप बन जाता है, इसमें डुओडेनम का ब्लाइंड लूप बन जाएगा।
तो ये कंजेनाइटल फेलियर हो जाता है हमारे स्मॉल बबल का, कि यानी ये कैनालाइज नहीं कर पाता। अब याद रखिएगा ये डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें। अब इसमें क्लिनिकल फीचर हमें क्या मिलते हैं, याद रखिएगा ब्लाइंड लूप है, ये इसोफेगस है, स्टमक है, और यहाँ से डोर्डनम है, डोर्डनम एंड हो रहा है ब्लाइंड लूप के अंदर। तो इसमें पॉलीहाइड्रोमिनस हो जाएगा, ठीक है। पॉलीहाइड्रोमिनस का मतलब है बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड हो जाना। याद रखिएगा कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है मेजर कंपोनेंट होता है जो कि यूरिन ऑफ द बेबी से जनरेट होता है। अब यूरिन ऑफ द बेबी जो है ये मेजर कंपोनेंट है एमनियोटिक फ्लूइड का। सेम टाइम जो है यहाँ पे कैसे ये रिजॉल्व होगा कि बेबी जो है इसको स्वेलो करता है और डाइजेस्ट करता है। बेबी इसको स्वेलो और डाइजेस्ट करेगा तो उससे एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम होता है। तो ये फिजियोलॉजिक स्वेलिंग होती है। तो अगर ये नहीं होगी तो टू मच एमनियोटिक फ्लूइड हो जाएगा और पॉलीहाइड्रोमिनस हो जाएगा, ठीक है। पहले ये प्रॉब्लम होगी इस तरह के बच्चों में। दूसरी प्रॉब्लम है कि उनको बिलियस वॉमिटिंग हो जाएगी, यानी फूड का बिल्डअप हो जाएगा इस ट्रैक में, क्योंकि नीचे ब्लाइंड लूप है। तो बाइल जो है हमें पता है डोर्डनम से आता है, तो ये आगे जाके रीगर्जिटेशन करवाएगा और बिलियस किस्म की वॉमिटिंग होगी, क्योंकि इसमें बाइल आ रहा है डोर्डनम के लेवल पे। ये भी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है। तीसरा ये कि इसमें डिस्टेंशन हो जाती है स्टमक की, और साथ में डोर्डनम की भी डिस्टेंशन हो जाएगी, और इसके साथ में यहाँ पे बीच में पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है जो कि टाइट रहेगा। तो ये दो सेपरेट एरियाज़ ऑफ डिस्टेंशन प्रोड्यूस करेगा। इसको हम डबल बबल साइन इसको कहते हैं। तो ये इमेजिंग से अच्छा विजुअलाइज होता है। ये देखें स्टमक है, यहाँ पे ये टाइटनिंग आ गई है अगर पाइलोरिक स्फिंक्टर की, और आगे जो है ये डोर्डनम है। तो ये दो बबल हमें नज़र आएंगे, इसको हम डबल बबल साइन कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद होता है मैकल डाइवर्टिकुलम। याद रखें कि डाइवर्टिकुलम जो है ये आउट पाउचिंग होती है वॉल की, जो कि पहला पॉइंट है। दूसरा इस केस में क्या हो रहा है कि सारी जो लेयर्स हैं बबल वॉल की उनकी आउट पाउचिंग हो रही है, तो इसमें ट्रू डाइवर्टिकुलम बन जाएगा। इसमें फॉल्स, याद रखिएगा फॉल्स डाइवर्टिकुलम भी होता है, यानी कि एक डाइवर्टिकुलम, अगर हमने ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम यहाँ पे कवर किया था जिसमें म्यूकोजा की आउट पाउचिंग हो रही थी थ्रू द मसल वॉल या फिर थ्रू द मसल लेयर, तो वो पहला डाइवर्टिकुलम हमने डिस्कस किया। ये जो है ट्रू डाइवर्टिकुलम है। अब ये एम्ब्रियोलॉजिकली अराइज करता है जब हमारी जो विटिलिन जो डक्ट होती है हमारी, उसका जो फेलियर हो जाता है।